Hello everyone, myself Rishu Gupta and here you are with Zenaidu classes. A warm welcome from all Zenaidu team to you and I have been teaching you guys for more than 2 years और इससे पहले बहुत जगह मैंने काम कर चुका है जस्ट लाइक विद्या मंदिर क्लासेस एंड ई कैरियर पॉइंट कोटा। और अगर आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करते हैं ऋषु गुप्ता सर तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मेरे वीडियोस नज़र भी आएंगे। बट हियर वी आर विद जेनाइडू क्लासेस और आप सभी का जेनाइडू प्लेटफॉर्म पे वार्म वेलकम है। और बच्चे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं आप लोगों को आज जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ बच्चे, तो आप अगर मॉडर्न यूनिवर्स की बात करें तो आपको पता चलेगा कि यार मॉडर्न यूनिवर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जस्ट लाइक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपकी सोसाइटी में या फिर आपके विलेज में कभी कभार अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है समहाउ सम रीजन से, तो आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ रुक चुका है। ठीक है ना? तो मॉडर्न यूनिवर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसके बारे में समझना है और जानना है तो ये काफी इंटरेस्टिंग हमारे एक जर्नी होगा, राइट? तो बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके सामने एक बहुत सिंपल सी चीज मैं लेके आता हूँ। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास आप जब बहुत ज़्यादा मौसम खराब होता है तो आप देखेंगे अपने पास कि बादल में बिजली चमकनी शुरू होती है। ठीक है ना? तो ये बिजली चमकती है और क्लाउड में चमकती है, राइट? तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, कोई ना कोई लॉ भी होगा जिसके वजह से ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं हमें समझ में आएगी। तो हम इस पूरे जर्नी में यही समझने वाले कि मेरे किसी कंडक्टर में या नेचर में मुझे जब बिजली फ्लो होती हुई नजर आती है, करंट फ्लो होता हुआ नजर आता है, तो उसका रीजन क्या है, ये कैसे काम करता है, राइट? तो सबसे पहले बच्चे हम एक चीज समझते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क। एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको एक छोटा सा GIF फाइल या एनिमेशन दिख रहा होगा कि किसी भी बैटरी से मैं बल्ब को जोड़ता हूँ तो वहां पे एक्चुअली में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये बल्ब जलनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इसी सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मगर इन सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो पॉइंट क्या है समझना। तो मेरा कंसर्न ये है कि आपको मैं पहले एक चीज बताता हूँ, करंट का मतलब। ठीक है? आप सबको शायद अगर मैं पूछूं कि करंट मतलब क्या होता है, आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड आता होगा। बट करंट एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। कि अगर कोई भी चीज फ्लो होता है बच्चे तो वहां पे मैं उस चीज के फ्लो को ही करंट बोलता हूँ। अब अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो वो सिंपल सा एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो मेरे पास एक पाइप है, उस पाइप में अगर मैं समहाउ वाटर फ्लो कराने लगता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। अब चूंकि वाटर फ्लो की डायरेक्शन ये है तो मैं यहाँ वर्ड यूज कर सकता हूँ वाटर करंट। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक पाइप है और उसमें मैं एयर फ्लो करा रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में किसी पाइप के थ्रू अगर आप ऑक्सीजन फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे मैंने एयर फ्लो करा दिया। अब चूंकि एयर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था तो इस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एयर करंट भी होगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि समहाउ किसी भी तरह मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेके आ जाता हूँ और इस पाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने लगता हूँ, तो बच्चे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी अभी हम फर्दर आगे समझेंगे। ठीक है? तो बेसिकली क्या है, करंट का मतलब ये नहीं होता कि वो केवल इलेक्ट्रिक करंट से, करंट का मतलब हम जब भी किसी चीज को फ्लो कराते हैं उसको करंट बोलते हैं, राइट? और अगर हम वहां पे चार्ज फ्लो कराएं तो चार्ज फ्लो के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। यानी ये तो समझ में आ गया किसी भी चार्ज के फ्लो होने के वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। बट उस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है, आइए उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना। मैं इस एग्जांपल में भी कुछ टाइम पे आता हूँ बट एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना
कि यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगे तो मुझे पता है यहाँ पे चार्ज फ्लो होने लगा। अब चूंकि चार्ज फ्लो होने लगा बच्चे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है और ये चार्ज अभी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, मगर कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने लगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ t इजिकल टू 0 पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे और वो 12 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करके किसी टाइम t इजिकल टू t1 पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेकंड जो मैं केस दिखाना चाहता हूँ उसमें देखना, क्या इसमें भी आपको 12 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन t इक्वल टू 0 से चलना शुरू करते हैं और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर किसी टाइम t इज इक्वल टू t2 टाइम पर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। आप इन दोनों में अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, राइट। अब इन दोनों केसेस में अगर आप गौर किए होंगे तो आपको ये दिखा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे हो रहा था जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफी तेजी से हो रहा था। अब मैं बच्चे आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि इस सारे एनालॉजी को मैं कैसे समझ सकता हूँ। समझना, यहाँ पे मेरे पास दो पाइप हैं, पाइप 1 एंड पाइप 2। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात करूं कि मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास 10 लीटर वाटर थे, ठीक है ना, और इस 10 लीटर वाटर को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में t इजकल टू टाइम लगा, मान लेता हूँ 2 सेकंड, और इस वाले पाइप में उतने ही लीटर वाटर को फ्लो कराने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लो कराने में मान लेता हूँ 20 सेकंड लगेगा। आपको क्या लगता है किसमें वाटर का फ्लो ज्यादा होगा? तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि वाटर फ्लो जो है वो ग्रेटर देन होगा किसमें? 1 में, रादर देन वाटर फ्लो इन पाइप 2। पाइप 2 में वाटर का फ्लो कम नजर आएगा। अब अगर वाटर फ्लो कम नजर आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाले में जो वाटर करंट है, वाटर करंट पहले वाले पाइप में ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? वाटर करंट इन पाइप 2। यानी मुझे एक चीज तो पता चल गया, जो करंट होता है, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/t के, या करंट इम प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ये मुझे समझ में आ गया। अब एक सिनेरियो आपके सामने और लाने की बात कर रहा हूँ, समझना। मैं यहाँ पे 10 लीटर यहाँ पे मान लो 100 लीटर वाटर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 10 लीटर वाटर ले रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे 100 लीटर वाटर को t इजकल टू 0 से फ्लो करा के t इजकल टू मान लेता हूँ 10 सेकंड में पहुंचाना है, ठीक है। और यहाँ पे t इजकल टू 0 से शुरू करा के यहाँ पे वाटर को t इजकल टू यहाँ पे भी 10 सेकंड तक फ्लो कराना है। यहाँ पे 100 लीटर वाटर है, यहाँ 10 लीटर वाटर है, और दोनों को इस पाइप में फ्लो कराने के लिए 10 सेकंड चाहिए और यहाँ पे भी 10 सेकंड में मुझे फ्लो कराना है। आपको क्या लगता है वाटर फ्लो किसमें ज्यादा नजर आएगा? आप सिंपल सी बात कहोगे 100 लीटर वाले पाइप में सर मेरे पास वाटर फ्लो ज्यादा आएगा। यानी वाटर फ्लो की बात करूं तो ये क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है? यानी वाटर फ्लो मेरे पास डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या ये चीज समझ में है? यानी करंट या वाटर करंट की बात करूं मैं तो वाटर करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ वाटर के। सिमिलरली बच्चे मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे,
यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ बच्चे कि यहाँ पे ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ये जो मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है उसके, कि कितना मैं चार्ज फ्लो करा रहा हूँ, और इम्प्रोपोर्शनल होगा कि कितने टाइम इंटरवल में इस चार्ज का फ्लो हुआ। तो टाइम, तो ये जहाँ करंट है, करंट को बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज अपॉन टाइम के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे वाटर फ्लो में वाटर करंट की डायरेक्शन उसी के फ्लो में होती है, बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा बच्चे, वो अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज थे, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसका सिंबल मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी अगर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसे I1 ले लेता हूँ, इसे I2 ले लेता हूँ। क्लियर है ये बात। मगर व्हाट अबाउट पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो करंट जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी उस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई हैं। नाउ एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, ये क्यों क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं t इजकल टू 0 से चलाना शुरू करता हूँ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इस चार्ज को टाइम लगता है t सेकेंड। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो इस इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है I इजकल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। और यहाँ पे जो करंट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या होगा बच्चे, उस चार्ज फ्लो पे डिपेंड तो कर रहा है, बट किस रेट से वो चार्ज फ्लो हो रहा है इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो मैं साफ कह सकता हूँ कि ये करंट की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, आई इजकल टू क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, और टी है टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल में ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लो हुआ। अब चार्ज की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो चार्ज की एसआई यूनिट आप सबको पता है कूलॉम्ब होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आई की यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या, कूलॉम्ब पर सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कूलॉम्ब पर सेकेंड को ही बच्चे में एम्पियर भी बोलता हूँ, जिसे एएमपी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वैल्यू आती है आई इजकल टू क्यू बाई टी। और यहाँ पे इस आई के एसआई यूनिट आप कूलॉम्ब पर सेकंड भी ले सकते हो और एम्पियर भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। और अगर कभी भी आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो वही आप ध्यान रखा कीजिए कि किसी पाइप में मैं वाटर किस तरह फ्लो करा रहा हूँ, तो जो वाटर करंट की बिहेवियर है समहाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। राइट। नाउ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, फॉर 10 मिनट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसके फिलामेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके फिलामेंट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बट कितने टाइम तक के लिए, 10 मिनट के लिए। राइट। फिर यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे इस सर्किट में इस 10 मिनट में कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो हो गया होगा, मैं उस चार्ज को क्यों बोल देता हूँ, कितना चार्ज क्यों फ्लो हो गया होगा 10 मिनट में, तो उस चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी मुझे फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जो आई था वो होता था क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ आई की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है, क्यू चार्ज मुझे निकालना है, कितने टाइम के लिए ये करंट फ्लो हुआ, फॉर 10 मिनट। मगर यहाँ टी तो एसआई यूनिट में होता था, तो इसे मुझे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 600,
जिसकी वैल्यू आ जाएगी 300, और क्योंकि यानी चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, तो 300 कूलम मेरे पास आंसर आ जाएगा। राइट नाउ अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं डिस्कस आप लोगों से करना चाहता हूँ। क्या है वो पॉइंट, समझना। आप सबको पता है हर एक मटेरियल मेरा एटम से मिलकर बना होता है। अब इस एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड मेरे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। सिंपल एज दैट। और यहाँ पे इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अगर मैं बात करूं, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूट्रॉन एक्चुअली में न्यूट्रली चार्ज होते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पे जो चार्ज होगा वो 0 कूलाम होगा, और उसके अराउंड कौन सर्कुलर मोशन में अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है, आप सबको पता है, वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन हर प्रोटॉन में कुछ ना कुछ चार्ज की वैल्यू होती है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन भी एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो एक प्रोटॉन पे मेरे पास चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 कूलम, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। राइट, एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीजें आपको पता होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पे मैं कह सकता हूं कि चार्ज कितना होगा, आप कह दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। अब इसमें कितने चार्ज हो जाएंगे, अब यहाँ पे टोटल आपको दो इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव का। फिर मैंने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उन 3 इलेक्ट्रॉन के वजह से इस पे चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही ऐड करते करते अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये n क्या है बच्चे, ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, n टाइम्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू से, तो क्यू इज इक्वल टू एन हो गया। और 1.6 इंटू -19 को मैं इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन के आता है Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज Q है तो उसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू उस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू n है, और एक इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ई से। राइट, तो इसी बेस पे एक छोटा सा अपन एप्लीकेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक कि आप उसको पहले नजर में ही कर लेंगे। ध्यान से सुनना, मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एज्यूम करूँ कि मेरे पास एक बल्ब है, और उस बल्ब में बच्चे मेरे पास एक फिलामेंट भी लगा है। ठीक है, और कह रहे हैं उस फिलामेंट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फिलामेंट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। Now, number of electron passing through the cross section of the filament in 16 सेकेंड। ये 1 एम्पियर 16 सेकेंड में अगर फ्लो हो रहा है
तो आप सबको आइडिया है कि इसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या मेरे पास चार्ज भी फ्लो होगा। और कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे ये पता करना है। बात सही है। मैं मान लेता हूँ इस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं चार्ज निकालता हूँ कि 16 सेकंड में अगर इस फिलामेंट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा। तो चार्ज की वैल्यू होती है Q इजिकल टू आई इंटू टी। भाई आई इजिकल टू क्यू बाई टी से मैं क्यू की वैल्यू आई इंटू टी तो लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ से आई इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी, आई हो गया 1, और टाइम कितना है, टाइम है 16 सेकेंड, यानी यहाँ पे 16 गुलाम जो है चार्ज फ्लो हो गए होंगे। एक फॉर्मूला भी आपने जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं चार्ज। तो इस चार्ज की वैल्यू को मैं एन इंटू ई लिख दूं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16 गुलाम। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मेरे ये आ जाएंगे। ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 ले लिया, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, यह आ जाएगा 10 इंटू 10⁻19 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही मेरा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस 16 सेकंड में 10⁻⁻ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से एक और छोटी सी बात है, एक छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। मेरे पास एक कंडक्टर है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, और कह रहा है इस कंडक्टर में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 2 सेकेंड। इसके क्रॉस सेक्शन से 2 सेकेंड t इजकल टू 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो पता करना है। और यहाँ से इस कंडक्टर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो है 1 एम्पियर, राइट। यही तो बता रहा है कि एक कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना अगर आप कि यहाँ पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो इस 2 सेकेंड में यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज भी फ्लो हुआ होगा। ठीक है, और ये क्यू चार्ज की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, क्यू इजकल टू आई इंटू टी। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, कितने टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड में। तो यहाँ पे इस चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 2 कूलम। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 कूलम इस क्रॉस सेक्शन एरिया में 2 सेकेंड में फ्लो हुआ। अब मुझे ये भी पता है क्यू की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसके इक्वल होती है। तो n टाइम्स ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कूलम। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1.6 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैं इसको अगर पॉइंट हटाऊँ तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो 4 5, और 4 से इसको कैंसिल किया तो 4 आ गया, और 4 से इसको करूँगा तो 1, और एक चला जाएगा यानी 1.2। तो अप्रोक्सीमेट 1.2 इंटू 10⁻⁻, प्लस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर देखूं तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा कि 1.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो रहे होंगे इस पूरे सिनेरियो में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन में पहले आपको समझाता हूँ पढ़ के, ठीक है, और फिर आप ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज रब। आपको पता है जब मैं बॉडी रब करता हूँ
तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, कुछ चार्ज फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी कभी ट्राई किए होगे कि कोई बैलून को आप अपने बाल में रगड़ो और बाल में रब करने के बाद उसको दीवार पे जब करते हो ना, तो अपने आप उस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्योंकि वहां पे जब मैं बाल से रब करता हूँ, तो वहां पे वो जो बैलून है वो चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बैलून से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ठीक है, और उसके वजह से वो चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो वहां पे जब जैसे ही मैं दीवार के पास लाता हूँ, तो वहां एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स के वजह से वो दीवार पे क्या कर जाता है, चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। वही सिनेरियो यहाँ पे भी है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है जिसको मैंने रब किया एक दूसरे बॉडी में। अब फिर कह रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए और बी को मैंने रब किया, तो कह रहा है कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ से मान लो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो क्या यहाँ पे उतना ही, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे क्या प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा इस पे, बिल्कुल आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 2 सेकेंड। कह रहा है मेरे पास अगर एक कंडक्टर है और उसमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया में उतना ही चार्ज क्यों जो यहाँ से यहाँ पे फ्लो हुआ, अगर फ्लो होता है 2 सेकेंड में, तो इसके इस कंडक्टर में जो करंट है वो 10 एम्पियर मेजर हो रहा है। कितना एम्पियर हो रहा है मेजर? 10 एम्पियर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। यानी फिर से वही क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ वो पूछ रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो बच्चे अगर इस कंडक्टर में 10 एम्पियर फ्लो हुआ 2 सेकंड के लिए, तो फिर वही चार्ज क्यों तो निकाल सकता हूँ, क्यों इजकल होगा आई इंटू टी। करंट 10 एम्पियर फ्लो हुआ फॉर 2 सेकंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 कूलाम। अगर 20 कूलाम हो गया तो मुझे एक चीज और पता है कि Q इजिकल टू होता है N टाइम्स E इजिकल टू 20 कूलाम। तो N इजिकल टू हो जाएगा 20 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19, और ये पॉइंट हटाऊंगा ये 200 आ जाएगा। 4 से करूंगा तो 4 ये हो जाएगा, और ये 4, 50 डिवाइड बाई 4, ये 1 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा यानी 12, और फिर ये हो जाएगा पॉइंट 12 और 2, और ये 12.5। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे फ्लो हुआ होगा। अब सेम एज 12.5 इंटू 10⁻19 लिख दूं, या फिर 125 इंटू 10⁻8 लिख दूं, तो भी तो बात वही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सा है। हम आज के जो थ्रू आउट लेक्चर में क्या सीखे, एक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू आई इजकल टू क्यू बाई टी से, जहाँ पे आई की एसआई यूनिट गुलाम पर सेकंड भी होती है, और इसी आई की एसआई यूनिट को मैं एम्पियर भी बोलता हूँ। और दूसरा फॉर्मूला हमने जो आज सीखा वो था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एन है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहे हैं फॉर टाइम टी, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो होता है उस क्रॉस सेक्शन में फ्लो होने वाले चार्ज के बराबर। तो एक फॉर्मूला आ गया Q इजकल टू एन टाइम्स ई। ठीक है ना? तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में अभी तक आ चुकी होंगी, और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, एक डिफरेंट वे